हेलो गाइस, एग्जाम ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सितंबर 2016 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस पहला क्वेश्चन है हमारा इसका साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा 1 ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करना, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। सेकंड है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। थर्ड है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करती हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और फोर है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। जिसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। सेकंड है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो क्या ए बी और सी दोनों तीनों सही है, या सेकंड केवल बी सही है, या थर्ड ए और बी सही है, या फोर बी और सी सही है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें से। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो वो क्या कहेगी कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। सेकंड है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। थर्ड चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। फोर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं फाइव। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरक करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फाइव का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो कौन सा आंसर राइट होगा। फर्स्ट है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। सेकंड ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। थर्ड सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। या फोर है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं सेवन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें से। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सेकंड प्रतियोगात्मक कक्षा, थर्ड निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और फोर है शारीरिक दंड। तो सेवन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम एट पर। विकास का सिर पदानुविमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। फर्स्ट है सिर से पैर की ओर, सेकंड है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, थर्ड है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर और फोर है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नाइन पर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है। नाइन का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 पर चलते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। फर्स्ट है स्वास्थ्य और परीक्षण प्रशिक्षण, सेकंड है अनुशासन और पौष्टिकता, थर्ड है आनुवंशिकता और पर्यावरण और फोर है हमारा वृद्धि और विकास। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 11 पर।
निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो कौन से हो सकते हैं गौण वाहक? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 12। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वाइगोस्की ने किसका दिया था? सामाजिक उन्नयन क्रिया का। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 13 पर चलते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कौशल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो कौन सा है इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अब चलते हैं 14 पर। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, थर्ड है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, फोर है वयस्कों का एकात्मवाद। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जा सकता है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 16 पर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, या सेकंड आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या थर्ड खोज को प्रोत्साहन देता है, या फोर नियामक होता है। तो 16 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? खोज को प्रोत्साहन करता है। अब चलते हैं 17 पर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 18 पर। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 19। लिंग है। लिंग क्या है? सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, थर्ड जैविक सत्ता है, या फोर्थ शारीरिक संरचना है। तो लिंग जेंडर होता है, वो हमारा सोशलाइजेशन होता है, और सोशल कंस्ट्रक्ट में कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की सभी से मिलकर के ये लिंग मिलकर के बना होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये जैविक सत्ता, सॉरी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सामाजिक संरचना। नेक्स्ट चलते हैं हम 20। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो फर्स्ट है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, सेकंड है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, थर्ड है सहयोगी प्रोजेक्ट, और फोर है मानकीकृत परीक्षण। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। 22 पर आते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, सेकंड विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या थर्ड इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, या फोर इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि का फीडबैक प्राप्त हो। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका, ये हमने पिछले में भी पढ़ा था, फरवरी में आया था, तो कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 24। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए, सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, थर्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, और फोर है एक मात्र निर्धारित करती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, फर्स्ट है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, सेकंड है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, थर्ड है एक काल्पनिक लक्ष्य है, और फोर है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो 25 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 25 का बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त सभी
कक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती हैं, यह कथन कैसा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा आंसर इसमें से राइट हो जाएगा? तो इसमें से 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 27 पे आते हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, यानी एक समान समावेशी शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? वह तुरंत मिजाज होता है, ये गलत है। सेकंड है, वह रस्मी व्यवहार होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, नहीं ये भी रॉन्ग है। वह आक्रामक और कुंठित होता है, ये भी रॉन्ग है। 4 ऑप्शन इसका मतलब राइट हो जाएगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 29 पर चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ा सकती है? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। 13 पर चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बच्चे निष्क्रिय जानता है, नहीं सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इसका मतलब हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी सी। हम इसी में बताते हैं कि मैथ। अब मैथ के क्वेश्चन पर हम आते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पार्ट सेकंड मैथ पढ़ेंगे। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 32। गणित में चित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? इसका हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 पर। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो कौन सा कोई संबंध नहीं है? कोण, सममिति, चौपड़ या प्रतिरूप? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 34 पर। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक आवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो कौन सा चेंज सही है? इसमें से हमारे 4 ऑप्शन भी राइट हैं। इसका मतलब हमारा 4 A B C D यानी 1 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो 35 का हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 36। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा नहीं है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 37। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500, और 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 का अंकित मान 7 नहीं रहेगा। इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 493। तो 1 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 38। 30,028 इजिकल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस दहाई। तो उसने दहाई को पूछा है, तो इसका मतलब हम कैसे लिख लेंगे? 30,028 इजिकल टू 28 प्लस 28,000, और हम इसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर x मान लेते हैं। तो 30,028 इसको ऐड करेंगे तो 28,028 इजिकल टू हम मान लेते हैं x, कितना बचेगा? 2,000
इज इक्वल टू एक्स, दहाई पूछा है तो दहाई के स्थान पर कितनी दहाई बन गई, 200 दहाई। इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 39 क्या कहता है कि जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। तो 108 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। और 90,909 को 109 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा आया 8। अगर इसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 14 पर। यदि 603 × 28 इज इक्वल टू 63 × 4 × डैश, तब रिक्त स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे x मान लेते हैं और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 603 × 28 अपॉन में हम लिख लेंगे 63 × 4। जब हम इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 41 पर। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारगुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 30, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो कितना एलसीएम आएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि 200 400 के बीच में हो और सबसे छोटा आना चाहिए। तो 200 400 के बीच में हम आ जाएगा इसका 360। अब कहा है कि 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 180। नेक्स्ट चलते हैं हम 42 पर। 42 कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। एक संख्या 100 के आधे से कम है, 100 के आधे से कम है तो इसका मतलब हम कोई संख्या 50 से कम मान लेते हैं। आधे से कम है तो लेकिन 4 दहाई है, 4 तो दहाई हो गई तथा 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं 5 दहाई और इसे मान लेते हैं हम 4 दहाई। अब ये कितनी हो गई, यानी यहाँ 0 मान लो और यहाँ 0 मान लो। ये 40 और 50 के बीच की संख्या है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। ओके, दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना है, 1 कम है। तो इसका मतलब हम कोई भी संख्या को मान लेते हैं कि दहाई जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मैंने मान लिया 1, तो दहाई के अंक से 1 कम है तो दहाई के अंक को मान लिया 2। यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो लेकिन हमारा योग कितना आ रहा है, 2 और 1 3, तो ऐसे ही मानेंगे। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं हम 4। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 3 जा कितनी हो गई, 12। इसका मतलब अंकों का गुणनफल कितना होगा, 12। तो 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी 12 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 43 पर। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी विद्यालय में 360 यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो 360 का 2/3 कितना हो गया हमारा, 3 से ये कितनी बार गया, 12 बार, यानी टोटल कितना हो गया, 240। ओके, अब कहा है शेष लड़के हैं, तो ये लड़कियां हैं तो शेष लड़के कितने बचे, यानी 1/3 शेष लड़के बचे। अब उसने कहा है कि 3 जो खिलाड़ी नहीं हैं, यानी जब 3, अब लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का कितना है, 3/4। अगर लड़के 3/4 हैं यानी 3/4 है, ये ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। लेकिन उसने पूछा कि जो खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी नहीं है पूछेंगे तो 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा, 1/4। अब जो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई है हमारी, 120, तो इसको हम कर देंगे 1/4 × 120, और 120 से ये कितनी बार जाएगा, यानी 30 बार। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो 30 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं, 3rd ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं 44। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो हरीश ने एक स्कूटर खरीदा था, ठीक है। अब उसने 8,076 का नगद भुगतान दे दिया, उसे 8,076 रुपये उसे दे दिए। तो इसका मतलब 49,553 में से हम 8,076 को घटा देंगे, तो बचा कितना? 41,477। अब उसने जो किस्त बची है उसके 37 इक्वल डिवाइड किया है कि उसने कितने में उसने शेष किस्त को भरा था। तो इससे डिवाइड देने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1121, 1121। देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 चलते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलोर समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, इसका मतलब वो एक दिन पहले चली थी, तो 13:15 से दूसरे दिन 13:15 यानी फ्राइडे से सैटरडे तक 13:15 तक आने पर उसे टोटल कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। यानी जब वो 13:15 से तब चली थी, मतलब हमारी चली थी फ्राइडे को, सैटरडे को आई, तो कितना टाइम हो गया उसे? टोटल 12 घंटे का। तो 12 घंटे तो ये हो गए कितने पर? 1:15 पर। ओके। अब 7:30 पर और चली, तो टोटल हमारा कितना बचा? 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15 और 7:15। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसे 6 घंटे और लगे, तो कितना हो गया? 18। अब 7:15 पर पहुंच गई, लेकिन 7:30 पर पहुंची थी, तो 15 मिनट इसे एक्स्ट्रा लगे, तो इसका मतलब 18 घंटे और 15 मिनट। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट है। 18 घंटे 15 मिनट, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 46। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या है? तो इसका आंसर हमारा 6 घंटे हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, और 24 घंटे में कितनी मिनट होती हैं हमारे? 3600। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के बराबर सेकंड निकालेंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी? 3600। तो 15 × 24 × 3600, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? कितने घंटे बन जाएंगे? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 47 चलते हैं कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस में प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 47 है हमारा, क्या है कि 15 लीटर, तो हम 15 लीटर को लिख लेंगे हम 15.286, ठीक है। अब क्या है? इस जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर, इसको मिलाया जाता है 784 मिलीलीटर। इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारा टोटल आ जाएगा 35.000। अब उसने कहा है कि इसको 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग, इसमें से कितना प्रयोग लाया गया? 12 लीटर 750 मिलीलीटर। तो इसमें से 12,750 को हम घटा देंगे। 12,750 को घटाने पर हमारा कितना आएगा? 22.250, यानी 22 लीटर 250 मिलीलीटर। अब 250 मिलीलीटर जूस को कितने में प्रयोग किया गया है? तो 250 से इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड, और डिवाइड देने पर हमारा आंसर आ जाएगा 89, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 89। नेक्स्ट चलते हैं हम 48 पर। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। रेशमा ने 4 सही 1/2 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, यानी 4.5 किलो। 4.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18.50 में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलो 200 ग्राम चेरी। 1 किलो 200 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 200/1000, तो कितना हो गया? 1/5, यानी 1.5। 1.5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 72 में, ठीक है। 1.2, तो कितना? 72 में।
अब है 250 ग्राम अंगूर, तो 250 को हम किलो में चेंज करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 120.60, ठीक है। अब 3 अपॉन यानी 4, 1/3 का हो गया 1.75। 1.75 का मल्टीप्लाई हम कितने में कर देंगे 78.40। मल्टीप्लाई करने पर हम तीनों को ऐड कर देंगे। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका ऐड करने पर आएगा 337। इसको इसमें से अब 500 दिया गया, टोटल उसने 500 रुपये दिए थे, तो इसमें से इसे क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 163। यानी देख लेते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 49 पर। साबुन की एक टिकिया का आकार इतना है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप की वैल्यू दी गई है, तो साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे कि 7 इंटू कितना दिया गया है 7 इंटू 5 इंटू 2.5 अपॉन 56 अपॉन 5 इंटू 25। अब इसमें कोई मीटर है कोई सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे या मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इन्हें सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.4 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 4.4 मीटर में कितने हो जाएंगे 0.4 इंटू 100 यानी 40, और 0.25 का कितना हो जाएगा केवल 25। इससे हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 यानी 640। अब उसने कहा है कि 2 पेटियां हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1280। नेक्स्ट चलते हैं हम 50 पर। 50 आंसर क्या है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई ये वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। 51 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 52 पर। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो कौन सी जानकारी होना आवश्यक है बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 53 पर। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो किसे नहीं माना जा सकता, इसमें से हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 54 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्राफ पेपर। नेक्स्ट चलते हैं हम 55 पर। कक्षा 4 के अधिकतम शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 57 पर। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो 57 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 58 पर। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो 58 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब चलते हैं 59 पर। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो 59 का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 60 पर। कक्षा 1 के शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हमारा
हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।